हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 3 पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में हमारा आता है, जो जो हमें इंट्रोडक्शन देगा इस यूनिट का, जिसमें हम पढ़ेंगे बाजार विविक्तीकरण से हमारा क्या मतलब होता है, इसके उद्देश्यों को हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन ब्रीफ। तो आज हम मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? तो नॉर्मली किसी वस्तु के सभी ग्राहकों में समानता तो होती ही नहीं है। उनके उनके उन उनके उनके स्वभाव, उनके गुण, प्रकृति, आय, रहन सहन का स्तर आदि में अंतर होता है। इसी कारण एक निर्माता एक प्रकार के ग्राहकों के समुदाय के लिए एक प्रकार की वस्तु बनाता है और दूसरे प्रकार के ग्राहकों के लिए समुदाय के लिए दूसरे प्रकार की। इस प्रकार वे अपने बाजार को विभिन्न खंडों में विभाजित कर देता है। इस प्रकार का खंडीकरण को हम क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मार्केट सेगमेंटेशन हमारा वो होता है जिसके अंदर एक निर्माता, उसको पता है कि हर ग्राहक को एक जैसी वस्तु पसंद नहीं होती। मतलब बच्चों को अलग वस्तु पसंद है, बड़े लोगों को अलग वस्तु पसंद है। जैसे मैंने यहाँ चित्र में दिखाया कि जैसे बच्चों को टॉयज़ पसंद है, बड़े लोग क्या खरीदेंगे, ये ऐसे कपड़े खरीदेंगे, लेडीज़ लोग अपने वैसे कपड़े खरीदेंगे, और सबका अलग अलग होता है। इसलिए निर्माता को भी ये बात पता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को। तो बाजार विविक्तीकरण में एक वस्तु के बाजार को अलग अलग वर्गों या उप बाजारों में विभाजित किया जाता है। वर्गों से हमारा मतलब यह है कि ग्राहकों के वर्गीकरण से है। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु के ग्राहक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने उपभोग के लिए करते हैं और या परिवार के उपभोग के लिए क्रय करते हैं, तथा दूसरे वे है जो वस्तु को पूर्ण निर्माण के लिए करते हैं। मतलब एक तो वो आते हैं जैसे हमारे जैसे कस्टमर जो सिर्फ अपने लिए क्रय करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कुछ खरीदा तो वो मेरे लिए होगा या मेरे परिवार के लिए होगा। पर दूसरे ऐसे आते हैं जो सिर्फ उपभोग के लिए नहीं करते बल्कि वो बेचने के लिए करते हैं। तो दो प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं। इन दोनों को क्रमशः अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार बाजार को विभिन्न समुदाय में बांटने की प्रक्रिया बाजार विभक्तीकरण कहलाती है। तो बाजार विभक्तीकरण और बाजार खंड में अंतर होता है। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंट में बाजार विभक्तीकरण एक क्रिया है जिसके द्वारा बाजार को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। और बाजार जो खंड होता है, मतलब जो मार्केट सेगमेंट होता है, वो कुल बाजार का एक ऐसा भाग या हिस्सा है। मतलब ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो वाइड है, उसका वाइड स्कोप है। और ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो उसका जस्ट पार्ट है, जिसमें प्रत्येक ग्राहक के क्रय व्यवहार में समानता पाई जाती है। तो अभी तक हमने समझा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमने समझा कि एक निर्माता को पता है कि ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं। उनका स्वभाव, उनकी चीज़ें, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका ये सारी चीज़ें अलग अलग होती, तो वो उसके उसके अकॉर्डिंग ही उनके लिए वस्तुओं को निर्माण करता है। अब हम इसके उद्देश्य पर लेते हैं कि पर्पसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। प्रो कोटलर के अनुसार बाजार विभक्तीकरण का उद्देश्य क्रेताओं के बीच पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाना होता है, जिसमें उनमें चुनाव करना या उनका विपणन करना संभव हो जाए। द पर्पस ऑफ सेगमेंटेशन इज टू डिटरमाइन डिफरेंस अमॉन्ग बायर्स which may be consequential in choosing among them or making और मार्केटिंग टू दैम। फिलिप कोटलर की इस बात को पियर्स ने इस प्रकार कहा है कि बाजार विविक्तीकरण का उद्देश्य क्रेताओं के बीच अंतरों को निर्धारित करना है। मतलब उस गैप का पता लगाया जाता है कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाजार विभक्तीकरण का मुख्य उद्देश्य क्रेताओं के क्रय व्यवहार का पता लगाना होता है, जिससे विक्रेता उसी के अनुरूप क्या कर सके, अपना मार्केटिंग कर सके। इसलिए ज़रूरी होता है मार्केट सेगमेंटेशन को समझना। तो पहला उद्देश्य हमारा क्या है कि समजातीय वर्गों में बांटना। ग्राहकों को उनकी समान प्रकृति, स्वभाव और गुणों के आधार पर समजातीय वर्गों में बांटना, जिससे प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त विपणन नीति तैयार की जा सके। वरीयताओं का पता लगाना, सेकेंड पॉइंट है हमारा वरीयताओं का पता लगाना। इसमें क्या होता है, ग्राहकों की रुचि, क्रय आदतें, आवश्यकताएं तथा वस्तु वरीयताओं का पता लगाना होता है, ताकि ये तय हो सके कि क्या सभी ग्राहकों के लिए एक से
विपणन प्रयत्न उपयुक्त होंगे या नहीं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक निर्माता को ये देखना पड़ता है कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिज़ायर्स है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता लगा। तीसरा उद्देश्य ये होता है कि क्षेत्रों का पता लगाना, क्योंकि जब मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है तो भाई एरिया भी मैटर करता है। बाजार विविक्तीकरण का तीसरा उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि किन क्षेत्रों में प्रत्ययन करके नवे ग्राहक बनाए जा सकते हैं, मतलब न्यू कस्टमर्स कहाँ से गेन किए जा सकते हैं। तो इसलिए एरिया के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। फिर फोर्थ उद्देश्य हमारा यह है कि क्रय संभाव्य का पता लगाना। बाजार विविक्तीकरण का चौथा उद्देश्य विभिन्न ग्राहकों समूह के क्रय संभाव्य मतलब परचेज पोटेंशियलिटी का पता लगाना है, जिससे उपयुक्त विपणन लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। तो इस वाले में क्या होता है कि उनकी क्या क्या वो किस वे में परचेज करते हैं, उनकी संभावना क्या है कि वो परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों का भी पता लगाना जरूरी होता है। फिर संस्था को ग्राहक अभिमुखी बनाना। बाजार विविक्तीकरण का अंतिम उद्देश्य संस्था को ग्राहक अभिमुखी बनाना, जिसमें ग्राहकों को संतुष्ट करके लाभ कमाया जा सके। मतलब जहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ कस्टमर्स पर होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को संतुष्टि दी जा सके। फिर सेकंड क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा जिसमें हमने सीखा बाजार विविक्तीकरण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम समझेंगे कि बाजार विविक्तीकरण के लाभ पढ़ेंगे हम और उसके महत्व को हम स्पष्ट करेंगे। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार विविक्तीकरण के लाभ। फिलिप कोटलर के अनुसार बाजार विविक्तीकरण से संस्था अधिक अच्छे उत्पाद या अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकती है तथा लक्ष्य बाजार के लिए समुचित मूल्य निर्धारित कर सकती है। संस्था सर्वोत्तम वितरण एवं संचार माध्यमों का चयन कर सकती है तथा अपने प्रतिस्पर्धियों को तस्वीर को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो हमने यहाँ ये बात फिलिप कोटलर के अनुसार एक बात पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि अच्छी सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाजार सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और अपने जो कॉम्पिटिशन्स है उनको एक अच्छी तस्वीर दिखाने के लिए भी बाजार विविक्तीकरण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका कुछ महत्व और कुछ लाभ पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा यह है कि ये वस्तु एवं विपणन मूल्यों में सामंजस्य है, मतलब तालमेल स्थापित करता है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग अपील्स। बाजार विविक्तीकरण से बाजार की प्रकृति की उचित अनुमान लगाकर विपणन अपील को उसी अनुरूप तैयार किया जा सकता है जिसमें अपीलें अधिक प्रभावकारी हो सके, अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमें जो ग्राहकों की अपील होती है, जो ग्राहक चाहते हैं उनको ऊपर ध्यान देकर काम किया जाए, उनमें तालमेल बिठाया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी। फिर सेकंड पॉइंट यह है कि जो महत्व है हमारा बाजार विविक्तीकरण का, विपणन अवसरों का पता लगाना। स्पोर्टिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। बाजार विविक्तीकरण एक निर्माता को अपनी वस्तु बेचने की संभावनाओं का पता लगाने में सहायक होता है। जिस स्थान पर वस्तु कम बिकती है वहां पर विपणन सुविधाओं में परिवर्तन करके उपभोक्ता को संतुष्टि कर बिक्री बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा सेकंड महत्व था, विपणन अवसरों का पता लगाना, स्पोर्टिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, विपणन बजट का बंटवारा करना। एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट। निर्माता द्वारा बाजार विविक्त के आधार पर विपणन बजट को बांध कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। जिन स्थानों पर वस्तु के विक्रय की संभावनाएं कम है उन स्थानों का विपणन बजट उसी के अनुसार कम रखा जा सकता है। ऐसा करने से विपणनकर्ता विपणन संसाधनों का प्रभावी एवं कुशल प्रयोग करता है। मतलब इसमें मार्केटिंग का जो बजट होता है उसको हम बंटवारा कर लेते हैं ताकि अलग जगहों के लिए अलग अलग और उसको अलग अलग स्थानों के लिए रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे क्या है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन का फोर्थ पॉइंट जो महत्व है उसका, प्रतियोगिता का प्रभावकारी ढंग से सामना करना। बाजार विविक्तीकरण निर्माता को प्रतियोगिता को प्रभावी ढंग से सामना करने में सहयोग देता है जिससे अधिक बिक्री पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। बाजार विविक्तीकरण प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने का प्रमुख अस्त्र है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रभावी विपणन कार्यक्रम। एक निर्माता अपने संपूर्ण बाजारों को अलग अलग समूह में विभाजित कर भिन्न भिन्न प्रभावी विपणन कार्यक्रम बना सकता है और ग्राहकों की कम लागत पर भली प्रकार सेवा कर सकता है। भिन्न भिन्न प्रभावी कार्यक्रम से अर्थ प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग विपणन कार्यक्रम बनाने से है। तो प्रभावी विपणन कार्यक्रम हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एक निर्माता को वो एक खंडों में डिवाइड कर देता है जिसमें वो अलग अलग चीज़ों को कवर कर देता है जिससे ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम हो पाता है।
छठा पॉइंट हमारा क्या है, ग्राहकों को लाभ। बाजार विविक्तीकरण से केवल विपणनकर्ता को ही लाभ नहीं होता बल्कि ग्राहकों को भी लाभ होता है। विविक्तीकरण द्वारा विपणनकर्ता अपने लक्ष्य बाजार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को भली प्रकार समझ सकता है तथा उन्हें भली प्रकार संतुष्टि देने का प्रयास करता है। इससे ग्राहकों को दीर्घकालीन ये लाभ होता है कि वे विक्रेता पर उचित मूल्य पर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सदैव विश्वास कर सकते हैं। मतलब ग्राहकों को भी लाभ होता है इसमें। बाजार विविक्तीकरण का फायदा बाजार ग्राहकों को भी होता है। तो अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे प्रभावी बाजार विविक्तीकरण के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बाजार विविक्तीकरण को समझा, फिर उसके महत्व को समझा। अब हम प्रभावी बाजार विविक्तीकरण के आवश्यक तत्वों और मानक का वर्णन करेंगे। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। प्रभावी बाजार विविक्तीकरण के आवश्यक तत्वों को हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा यह है कि ये पहचानने विवेद योग्य है। बाजार विविक्तीकरण तभी प्रभावी होगा जब बाजार का प्रत्येक खंड प्रत्येक रूप से कैसा होना चाहिए, पहचानने योग्य होना चाहिए, जो और दूसरे से कैसा होना चाहिए, विविध होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। अगर सारे प्रोडक्ट सेम होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे हेतु प्रत्येक बाजार खंड एवं उसके घटकों की सीमा तय होनी चाहिए। यदि दो बाजार खंडों पर किसी घटक का समान प्रभाव हो तो विविक्तीकरण प्रभावी नहीं हो। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, यदि किसी विज्ञापन से शिक्षित, अशिक्षित एवं अविवाहित सभी व्यक्ति एक प्रकार के परफ्यूम को खरीदते हैं तो ऐसे ग्राहकों के बाजार का विविक्तीकरण व्यर्थ होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट से पढ़े लिखे भी खरीद रहे हैं, अनपढ़ लोग भी खरीद रहे हैं, अनमैरिड भी खरीद रहे हैं, मैरिड भी खरीद रहे हैं एक परफ्यूम को, तो फिर तो बाजार विविक्तीकरण वेन हो गया, क्योंकि सभी लोग खरीद रहे हैं उसको। मतलब पहचानने योग्य, मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए, पहचानने योग्य। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि मापन योग्य। प्रभावी बाजार विविक्तीकरण के लिए यह आवश्यक है कि विविक्तीकरण का आधार या घटक मापन योग्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आय और आयु आदि घटकों को मापा जा सकता है, किंतु जीवन शैली को मापा नहीं जा सकता। हर एक के लाइफ स्टाइल को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम आय के हिसाब से और आयु के हिसाब से वो कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कार्यपथ आकार, प्रॉपर साइज होना चाहिए। बाजार विविक्तीकरण तभी प्रभावी कहा जा सकता है जब इसमें निर्मित बाजार खंडों का आकार कार्यपथ या समुचित हो। दूसरे शब्दों में बाजार खंड इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए, जिनमें विपणन कार्यक्रम का संचालन सुगमतापूर्वक, मतलब अच्छे तरीके से, एक प्रभावी विधि से किया जा सके। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा थर्ड तत्व एलिमेंट था बाजार विविक्तीकरण का। फिर है सुगम पहुंच, ये हमारा चौथा तत्व है। प्रभावी विविक्तीकरण के लिए ये भी आवश्यक होता है कि विक्रेता संस्था के लिए ये संभव होना चाहिए कि वह सुगमता पूर्वक अपने सभी बाजार खंडों में पहुंच सके। मतलब उसकी जो इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, आराम से वो एक्सेस करना चाहिए, हर किसी के पास वो एक्सेस कर सके, ईजिली वे में अच्छी तरीके से पहुंच सके। पांचवा पॉइंट हमारा क्या, व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाजार खंड व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में विविक्तीकरण से निर्मित प्रत्येक बाजार खंड के लिए विपणन कार्यक्रम बनाना या क्रियान्वित करना व्यवहारिक होना चाहिए। यदि संस्था के पास सभी बाजार खंडों के लिए विपणन कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त साधन एक क्षमता नहीं है तो ऐसे बाजार विविक्तीकरण का कोई लाभ नहीं होगा। मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए और सभी खंडों को मतलब काम दिखना चाहिए। छठा तत्व हमारा क्या, लाभदायी, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। विविक्तीकरण के समय ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि बाजार का प्रत्येक खंड लाभदायी अवश्य होना चाहिए। ऐसे बाजार खंड के निर्माण का कोई महत्व नहीं होगा जो आकार में तो बहुत बड़ा है परंतु संस्था कोई लाभ ही नहीं कमा रही है। सातवां तत्व हमारा क्या, विकासशील होना चाहिए। बाजार विविक्तीकरण करते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बाजार खंड विकासशील बना होना चाहिए। जिन बाजार खंडों के विकास की संभावना ना हो वे अधिक लाभकारी या प्रभावी नहीं होते हैं। आठवां पॉइंट हमारा यह है कि स्थायी, स्टेबल होना चाहिए। बाजार विविक्तीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी बाजार खंड स्थायी या लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकते हो। जो बाजार खंड कभी भी प्रकट होते हो और कभी भी लुप्त हो सकते हो उनका विविक्तीकरण व्यर्थ है, मतलब उनका मार्केट सेगमेंटेशन इज इन वेन।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की हम तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे बाजार विभक्तिकरण के विभिन्न आधारों का वर्णन करेंगे। हम एक्सप्लेन द डिफरेंट बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अभी तक हमने बाजार सेगमेंटेशन को समझा, उसके पर्पस को समझा, फिर उसके तत्व को हमने समझा कि उसके क्या क्या तत्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम इसके विभिन्न आधारों को मतलब बेसिस पढ़ेंगे। हम मार्केट सेगमेंटेशन के डिफरेंट बेसिस पढ़ेंगे। तो बाजार विभक्तिकरण के जो आधार है, बाजार विभक्तिकरण के आधार बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रतियोगिता, उपभोक्ता की आयु, शिक्षा, व्यय करने का ढंग, रहने का स्थान, उपभोक्ता की मात्रा और कंडी एवं स्टील के बाजार विभक्तिकरण के आधारों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। उपभोक्ता बाजार के लिए आधार: उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु, उपभोक्ता का लिंग, उपभोक्ता में नगरीकरण की स्थिति, उपभोक्ता का औद्योगिक विभाजन, उपभोक्ता की शिक्षा, उपभोक्ता का धर्म। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। औद्योगिक बाजार के लिए जो आधार होता है, व्यवसाय की प्रकृति होती है, सामान्य क्रय का तरीका, उपभोक्ता का आकार, भौगोलिक विभाजन। तो हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक विभाजन। फिलिप कोटलर ने बाजार विभक्तिकरण के निम्न आधार दिए हैं। तो फिलिप कोटलर के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि उसने कैसे डिवीजन करा है। पहला हमारा है जियोग्राफिक, भौगोलिक। बाजार विभक्तिकरण का ये प्रथम आधार है, जिसमें संपूर्ण बाजार को भौगोलिक आधार पर बांट दिया जाता है, जैसे गर्म क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। एक राष्ट्रीय निर्माता अपने ग्राहकों को विक्रय क्षेत्र के अनुसार भी बांट सकता है। भौगोलिक आधार पर बाजार विभक्तिकरण तब लाभदायी होता है जब उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, पसंद और नापसंद तथा क्रय वरीयताएं भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जियोग्राफिक, मतलब हम उसको एरिया के बेसिस पर बांट देते हैं, मतलब वहाँ पर गर्मी है या ठंड है, या वो शहरी इलाका है या ग्रामीण इलाका है। तो इस बेसिस पर जियोग्राफिक बेसिस के आधार पर हम बांट देते हैं। ये पहला है। फिर सेकेंड है मनोवैज्ञानिक, साइकोग्राफिक। बाजार विभक्तिकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हो सकता है। इस आधार पर उपभोक्ताओं की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, व्यक्तिगत पर्सनालिटी, जीवन मूल्य, वैल्यूज इन लाइफ पर विचार करते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नवीनतम वस्तुओं को तो क्रय करना अपना उच्च स्तर मानते हैं, जबकि कुछ लोग सादा वस्तुओं को क्रय करना पसंद करते हैं। मतलब हमारी डेली लाइफ में हम सब जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी जो वैसी चीज़ें है, प्रतिष्ठा वाली वैसी चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉर्मल चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। तो सबका जो मनोवैज्ञानिक जो मन होता है वो सबका अलग अलग होता है। इस हर लोग अलग अलग होते हैं, सबका इमेजिनेशन, सबका लाइफस्टाइल, सबका एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा यह है कि लाभ, ये भी बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। लाभ के आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण हो सकता है। कि लाभ का अर्थ होता है कि वस्तु के उस लाभ से जो उपभोक्ता को उस वस्तु के प्रयोग करने से मिलता है। जैसे नहाने के साबुन के संबंध में कुछ व्यक्ति सफाई और कीटनाशक गुण को अधिक पसंद करते हैं। एक निर्माता इन ग्राहकों के लाभों को ध्यान में रखकर बाजार विभक्तिकरण कर सकता है। मतलब अगर वो ग्राहकों को लाभ ही नहीं देख पा रहे तो फिर वो बाजार विभक्तिकरण नहीं चल पाएगा, इट इज़ इन वेन, और उसको इंगित करके लाभ कमाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जनंकीय, मतलब डेमोग्राफिक। इसमें निर्माता अपने ग्राहकों के समूह को उनकी आय, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, राष्ट्रीयता, सामाजिक, जाति, धर्म, परिवार, आकार आदि के आधार पर बांट देता है। यही नहीं, इन आधारों को और आगे भी उप विभाजित किया जा सकता है। जैसे आयु को बच्चों, किशोर, बालिक, वृद्ध और विभाजित किया जा सकता है। इन सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक विभक्तिकरण का अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। अगर हम सारे लोगों को स्टडी कर लें, उनकी आयु, लिंग, इन सारी चीज़ों को, तो निर्माताओं को बहुत प्रॉफिटेबल होता है इन सारे लोगों के बारे में स्टडी करने में। पांचवा पॉइंट हमारा है विपणन, मार्केटिंग। बाजार विभक्तिकरण का आधार विपणन भी हो सकता है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी तो पावरफुल होना चाहिए। इसमें वस्तु का मूल्य, वस्तु की क्वालिटी, फुट का विज्ञापन आदि घटक आते हैं। इन आधारों पर भी बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। फिर है मात्रा, वॉल्यूम। इसमें वस्तुओं के क्रेताओं की क्रय मात्रा के आधार पर बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है। जैसे कुछ ग्राहक बाहरी क्रेता अधिक मात्रा में क्रय होते हैं, तो कुछ हल्के कम मात्रा में क्रय, जबकि कुछ माध्यम श्रेणी के। एक विक्रेता इस आधार पर भी विभक्तिकरण कर सकता है। फिर 7 पॉइंट हमारा है लास्ट, वस्तु सतह, प्रोडक्ट स्पेस। ये बाजार विभक्तिकरण का आधुनिक आधार है। इसके अंतर्गत एक स्थान विशेष पर ग्राहकों से निवेदन किया जाता है कि वे उस निर्माता की वस्तु तथा अन्य निर्माताओं की वस्तु की तुलना करें, जिससे उनकी वरीयता, मतलब प्रिपरेशन
का पता लगा सके। इस वरीयता के आधार पर ग्राहकों के समूह बनाए जा सकते हैं तथा बाजार विविधीकरण का लाभ उठाया जा सकता है। मतलब प्रोडक्ट स्पेस में हमने ये सीख सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक निर्माता अन्य निर्माताओं की वस्तुओं की तुलना करता है, और ताकि वो पहले से फिर प्रिपेयर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है अपने इस प्रोडक्ट में, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। सो दोस्तों, ये हमारा यूनिट 3 था, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ा, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक था मार्केट सेगमेंटेशन यूनिट 3। आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड न्यू वीडियोज़ आर कमिंग सून, सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू नीड्स notes, so contact me and message me. And thank you once again and for watching my videos.